हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नई कीमतों की मंजूरी दे दी। इससे पहले मुल्क भर में गंदम, आटे और घी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। 15 रुपए की कमी कुछ ज़्यादा कमी तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ खुशाइन अमल है। इसी तरीके से मजीद कमी होनी चाहिए ताकि अवाम जो है ना सुख का सांस ले सके। इसका बहुत फायदे हैं, इसमें रेटें कम हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान का मुल्क का ये बेहतर भी हो जाएगा, बेहतरी का मामला भी हो जाएगा। तो सही क्या अच्छा इक़दाम है और होने चाहिए कम। ऑब्वियसली आवाम परेशान है पेट्रोल की वजह से ही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइन करार दे दिया। किराए और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतें भी कम कराने का मुतालबा। आइंदा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की खरीदारी कीमत के तयन के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा में 23 मई को समाअत होगी। अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं। हमारा IMF से मुआहदा ये है कि गर्दिशी कर्जे को 2310 अरब रुपए से ऊपर ना जाने दें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों को फरोख्त करेंगे। जो लोग पहले से सोलर पैनल लगा चुके हैं या आप लगा रहे हैं उनसे मुआहदे की पासदारी की जाएगी। सोलर पर टैक्स लगाने के लिए बहस बाद में करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने तो मुझे फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई थी। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात से काम नहीं चलेगा, रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की ज़बान में बात करें तो आप उसकी कमजोरी समझना शुरू करते हैं। ना हम कमजोर हैं और मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। जैसे कोई चीज़ से अभी मेरी बात हुई है, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ। और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ। और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई। तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा। और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा KP में, तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा करने की धमकी दे दी। कहा कि लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेस्को पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल मैं खुद बनाऊंगा। ये वार्निंग नहीं, टाइमलाइन दे रहा हूँ। कहा कि मेरा सूबा सस्ती बिजली बनाकर महंगी खरीदता है। विफाक ने हक न दिया तो देखें हक कैसे लेता हूँ। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। शाम के औकात में मलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर आंधी, चक्कर और बारिश का इम्कान है। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 47, सखर, मोइंजोदड़ो, पड़ीदन, नवाबशाह, लाड़काना, DG खान 46, मुल्तान 44, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा 42, कराची बन्नू 40, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, जबकि गिलगित और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव्स आने का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडवाला यार, मटियारी, सांगड़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में हैं। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है, 4 से 5 दिन तक जारी रहेगा। और तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन और खैरपुर को मुतासर करेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नीलम जहलम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में आज़ाद कश्मीर की गुज़िश्ता दिनों की सूरत हाल पर गुफ्तगू का इम्कान है। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर हो गई। रिहाई का हुक्म भी दे दिया। रिहा न हो सकेंगे। अभी साइफर केस और इद्दत केस में सजा मअतली होना बाकी है। जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने लिखा। फैसले के मुताबिक नैब के वकील ने इस बात के हक में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि रिहा होकर बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। अब मुलजिम को मजीद कैद रखने से फायदा नहीं होगा। अदालत ने कहा कि रेफरेंस से मुतल्लिक अदालती ऑब्जर्वेशंस अबूरी नौयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगे। अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के बचल के जमा कराने का हुक्म। नैब तरमीम बर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का हुक्म दे चुकी है। वफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए पेशी के इंतजाम मुकम्मल भी कर लिए गए हैं। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से बात अगर करना है स्पीकर, पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, धोनी का पाँव पकड़े हुए हैं। नाम रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना। बिलावल के पीटीआई पर निशाने। कहा कि पीटीआई बात आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की करती है, लेकिन अगर उसे बात करना होती है तो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौज से करेंगे। अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़कर जबरदस्ती में दाखिलत करा रही है। अगर अपोजिशन 9 मई की मुआफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। पीटीआई का लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबराया कि उसने फौजी तंजीबात पर हमला कर दिया। अब उनका लीडर रो रहा है कि मुझे बाहर निकालो। बिलावल की तकरीर के दौरान कौमी असेंबली में अपोजिशन की हंगामा राई, शोर शराबा। बिलावल ने कौमी असेंबली में गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की दुहाई। कहा कि बिलावल ने पार्लियामेंट के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने पीपी के लीडर के तौर पर ऐवान को चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल जरदारी को आज जवाब देंगे। पीटीआई ने इजाजत न मिलने पर फैसलाबाद का जलसा मंसूख कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। महमूद अचकजई ने कहा कि नवाज शरीफ और सब जमातों के सरबराहान इक़्तिदार छोड़ दे। असद कैसर बोले कि किसानों के लिए कौमी असेंबली के सामने एहतजाज करेंगे। लतीफ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड केस में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। एन करीब साइफर केस भी उड़ने वाला है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग नाजायज तनख्वाह ले रहे हैं। आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जूश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तिलाफ होगा। अब इस इख्तिलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं।
बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत कर दी, कहा कि यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं, एहतजाज का उन्वान है। मुल्तान में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने बानी पीटीआई से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर कहा कि सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतख़ाबात करवाने का मुतालबा भी किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कौम परेशान है। कुछ लोगों के लिए फैसले घंटों में आ रहे हैं, जबकि गरीब उसके लिए बरसों इंतजार करता है। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर सारे मामलात का जायजा लिया जाए। MQM पाकिस्तान ने भी बयान में कहा है कि दिफाई इदारों पर तनकीद और तबसरे करना मुल्की मुफाद में नहीं, सस्ती शोहरत के लिए मुल्की मुफाद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, इल्जामात और बयानात के जरिए नहीं। कराची में खुरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, साथी जख्मी। FB एरिया में डाकुओं की शहरी से लूटमार, 2 मोटरसाइकिल पर 3 डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हो गए। मलिर सिटी में स्कूल तालिबा की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। दीगर मुलजमान की तलाश जारी। बलूचिस्तान के तमाम ट्यूबवेल 1 माह में सोलर पर हो जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की एहतजाजी ज़मींदारों को यकीन दहानी, कहा कि विफाक ने हमारी बात मान ली है। 1 माह के दौरान बिजली के अखराजात बलूचिस्तान और विफाक अदा करेंगे। ज़मींदार एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने कहा है कि बलूचिस्तान के 29,000 ट्यूबवेल को 1 माह में सोलर पर किया जा रहा है। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7 रोज बाद खत्म। ज़मींदारों ने बिजली के 21 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ धरना दिया हुआ था। राजनपुर में डाकुओं की जानिब से महकमा आपाशी के अमले को काम बंद न करने की सूरत में कत्ल की धमकी। वीडियो में डाकू जदीद असलहे के साथ दरिया सिंध के किनारे पर खड़े नजर आ रहे हैं। महकमा आपाशी का अमला पुलिस निगरानी में दरिया सिंध के हिफाजती बंद मंचन पर काम कर रहा है। डाकुओं ने महकमा आपाशी के एहलकारों पर शदीद फायरिंग भी की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डाकुओं की कमी गाह को तबाह किया था। ताजिर 2 सैब में रजिस्टर न होने वाले ताजरों पर 10,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स की बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। आइंदा बजट के लिए FBR की तजावीज़। जराये का कहना है कि 1300 सीसी से जायद की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और 850 सीसी से जायद की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने की तजवीज़। ओकाड़ा में सांप के डसने से 3 साल के बच्चे की मौत का केस। बच्चे को वैक्सीन बर वक्त न लगाने पर ड्यूटी डॉक्टर मुलाजमत से बर्खास्त। नाकिस सुपरविजन पर THQ अस्पताल के MS मुअत्तल। एहतशाम मसीह को सांप के डसने पर बुरसा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रेनाला खुर्द लाए थे। इंक्वायरी के मुताबिक ड्यूटी डॉक्टर ने दस्तियाबी के बावजूद वैक्सीन न लगाई, जिससे बच्चा जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजर्बा। ESPR के मुताबिक फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है, 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की सलाहियत रखता है, इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम पाकिस्तानी फौज के रिवायती खतरनाक हथियारों को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। शानदार कामयाबी पर सदर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाक फौज और साइंसदानों की अनथक मेहनत का नतीजा है। पाक फौज और साइंसदानों की मेहनत दिन ब दिन पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाती जा रही है। मोदी हुकूमत का इंतखाबी फायदा हासिल करने का एक और इकदाम। मोदी हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान मुतनाज़ शहरियत कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुतनाज़ शहरियत एक्ट के तहत पड़ोसी ममालिक से आए 14 पनाहगज़ीनों के पहले ग्रुप को शहरियत दे दी। भारतीय वज़ारत दाखिला के मुताबिक दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद 14 अफराद को शहरियत देकर वफादारी का हल्फ लिया गया। मुस्लिम ग्रुपों, इंसानी हकूक तंजीमों, सिविल सोसाइटीज़ ने मुतनाज़ कानून को मुस्लिम दुश्मन करार दिया था।
पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि उन्हें ये फिक्र नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, फिक्र ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। उनका कहना था कि मईशत पर जियो टीवी पर नशर होने वाली ग्रेट डिबेट एक अच्छा कदम है। मुकालमा होना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मईशत को बेहतर करने के लिए इन लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ा और तजज़ियाकार हुमा बकाई ने मीर खलील रहमान फाउंडेशन के तहत मईशत पर होने वाली ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में खुशाइन कदम करार दिया। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में मुआशी बेहतरी पर गुफ्तगू से ही नई राहें खुलेंगी। इसराइली फौज के शिमाली गजा और रफा में हमले, मजीद 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। रफा और शिमाली गजा में इसराइली फौज के फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। जंगबंदी तजावीज़ में इसराइली तरमीम से मुज़ाकरात में डेडलॉक हो गया। हमास ने कहा कि हमारा मुतालबा बरकरार है। जंगबंदी मुआहिदा गजा में जंग खत्म करने के लिए होगा। जंग के बाद हमास के बगैर गजा के किसी भी तस्वीर को मुस्तरद करते हैं। गजा और दीगर महाजों पर इसराइली जंग ने इसराइली फौजियों की कमी पैदा कर दी। इसराइली मीडिया का दावा है कि कई दहाइयों बाद इसराइल को बदतरीन हलाकतों का सामना करना पड़ा है। इसराइली हुकूमत की अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फौज में शामिल करने की मनसूबाबंदी। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का हरदीम फ़िरका फौज में शामिल होने से इनकारी है, मगर इसके बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म ने मुतनासिब बिल पेश करने का फैसला कर लिया। क़दामत पसंद यहूदियों का एहतजाज। अमरीकी सदर बाइडन और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। बाइडन और ट्रंप ने मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन और ट्रंप का दूसरा मुबाहिसा सितंबर में होगा। अमरीका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होंगे। भारत में जारी लोकसभा इंतखाबात में फतह के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यू टर्न। मुख्तलिफ हल्कों की कड़ी तनकीद पर मोदी ने मुस्लिम मुखालिफ बयानिए से इनकार किया, मगर अगले ही दिन फिर बयान दाग दिया। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कहा कि कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, ना ही कभी करूंगा, मगर अगले ही रोज मुंबई में खिताब में कहा कि कांग्रेस बजट का 15% हिस्सा मुसलमानों को देना चाहती थी। कांग्रेस हुकूमत ने खुलेआम कहा था कि मुल्की वसाइल पर मुसलमानों का पहला हक है। नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अप्रैल में भी राजस्थान रैली में मुसलमानों को दरअंदाज और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था, जिस पर अपोजिशन और मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से सख्त तनकीद भी की गई थी। आयरलैंड को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगली मंजिल इंग्लैंड। ग्रीन शर्ट्स 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने इंग्लैंड पहुंच गए। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक बैटिंग और बॉलिंग की। कोशिश होगी कि इंग्लैंड में जीत के मोमेंटम को बरकरार रखें। सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 26 जून को होगा। आईसीसी के मुताबिक भारत ने क्वालिफाई किया तो 27 जून को गयाना में सेमीफाइनल खेलेगा। ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप के लिए भारत को 27 जून को सेमीफाइनल दिया है। इवेंट का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात का माहौलियाती माहिरीन के लिए ब्लू वीज़े का ऐलान। बतौर इनाम ब्लू वीज़ा 10 साल का रिहायशी वीज़ा होगा। अमीराती नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने सोशल मीडिया पर ब्लू वीज़े के इजरा का ऐलान किया। इक़दाम मशरिक़ वस्ता में गैर मामूली और गैर मुतवक्के मौसमियाती तब्दीलियों की बात किया गया। और कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल जारी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली समेत सहाफ़ियों, दानिश्वरों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही तकरीब में खिताब। कहा कि बलोचिस्तान मुख्तलिफ ज़ुबानों का गुलदस्ता और मुनफरिद सकाफत का खित्ता है। अदबी मेला रोशन ख्याली का बाइस बनेगा।